बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 सिस्टम ऑफ पार्टिकल से मुतल्लिक, जिसमें हम सेंटर ऑफ मास और मुख्तलिफ़ चीज़ों को स्टडी करेंगे। उसका आज लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स। यानी हमारे पास 2 पार्टिकल्स हैं, वो एक सिस्टम को डेवलप करते हैं। उनकी सेंटर ऑफ मास की वैल्यूज़ क्या होगी, उनकी सेंटर ऑफ मास वेलोसिटीज़ क्या होगी, उनके सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशंस क्या होगा, उसके ऊपर नेट फोर्सेस क्या होंगी। आज के टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते ही हैं कि सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स है क्या चीज़। तो 2 ब्लॉक्स हैं या 2 मैसेस हैं, एक इधर है एक इधर है। उनके दरमियान में क्या मौजूद है? स्प्रिंग। इन 2 स्प्रिंग के ज़रिए 2 बॉडीज़ को आपस में जोड़ दिया गया है। स्प्रिंग कांस्टेंट की कीमत K है। एक मैस M1 है, दूसरी मैस M2 है। स्प्रिंग को ना खींचा गया है ना कंप्रेस किया गया, उसकी जो नॉर्मल लेंथ है इट इज़ कॉल्ड क्या होगा? L। तो इनिशियली मैं थोड़ा सा मेंशन कर दूं, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स of mass M1 and M2 are connected to the spring end of the spring where the spring constant K is, ठीक, and the L is equal to relaxed length, यानी इट मीन नॉर्मल जो लेंथ है स्प्रिंग की, ना वो खींचा है ना उसको कंप्रेस है। सो इनिशियली स्प्रिंग इज स्ट्रेच टू DI, फिर उसको हम थोड़ा सा खींच के किनारे पे लेके जाते हैं और जितना हम उसको खींचते हैं उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो DI है। दैट इज़ द इनिशियल पोजीशंस। ये हम उसका कंसेप्ट दे रहे हैं। तो दोबारा समझेंगे, एक बॉडी किसकी मैस M1, एक मैस M2, दोनों के दरमियान स्प्रिंग से जोड़ दिया गया। स्प्रिंग की जो नॉर्मल लेंथ है वो L है, स्प्रिंग का कांस्टेंट क्या है? K है। इनिशियली थोड़ा सा हम उसको खींच के लेते हैं, जब उसको डिस्प्लेस करते हैं तो उसका जो डिस्प्लेसन पैदा होता है दैट इज़ कॉल्ड DI। फॉर एग्जांपल, एक बॉडी को फिक्स कर ले, दूसरी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर ले, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? DI। इस सिचुएशंस के अंदर उस बॉडी के अंदर जो एनर्जी होगी, यानी सिस्टम के अंदर जो एनर्जी होगी उसकी कीमत होगी UI + KI। इट मीन इनिशियल पोटेंशियल एंड इनिशियल क्या होगा? काइनेटिक। इनिशियल पोटेंशियल होगी 1/2 KDI²। असल फार्मूला होता है 1/2 KX²। कितना डिस्प्लेसमेंट थी, क्या X को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? DI के साथ। इस वजह से हम क्या लिखेंगे? DI। चूँकि बॉडी वहाँ पे रेस्ट में है, काइनेटिक का जो 0 होगी वहाँ 0 लिखेंगे, तो टोटल एनर्जी एट द इनिशियल पोजीशन वो किस के बराबर आ गई? 1/2 KDI²। इस पोजीशन पे बॉडी को छोड़ा, जैसा कि ये नीचे आप देख सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद ये है कि व्हेन एक्सटेंशन स्प्रिंग इज डीप एंड द वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल V1 एंड V2, यानी हम उसको एक्सटेंशन को बढ़ा देते हैं और ये एक्सटेंशन डी पे चली जाती है। लेकिन जब बॉडी डी पे जा रही होती है तो उस वक्त उस पॉइंट के ऊपर जो मूवमेंट होती है उसके मुताबिक उसकी वेलोसिटी V1 और क्या होगी? V2 होगी। जब बॉडी मूव करेगी तो अब उसके पास पोटेंशियल भी होगी और क्या होगी? काइनेटिक। लिहाजा फिर वही फार्मूला, फाइनल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल प्लस क्या होगा? काइनेटिक प्लस क्या होगा? काइनेटिक। अब काइनेटिक 2 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 2 बॉडीज़ की काइनेटिक होगी। पोटेंशियल तो ज़ाहिर से स्प्रिंग की है, पोटेंशियल के लिए 1/2 KD², काइनेटिक 1/2 हाफ MV1², 1/2 MV2 क्या होगा? स्क्वायर। यानी काइनेटिक सेकंड बॉडी की, काइनेटिक फर्स्ट बॉडी की, पोटेंशियल टोटल सिस्टम की ऐड करेंगे, इट इज कॉल्ड क्या होगा? फाइनल एनर्जी। जबकि हम ये पढ़ते हैं कि भाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा? फाइनल। सो EI इज इक्वल टू, इसको EF कह लें जैसे। तो ये जो हमारे पास वाली इक्वेशन नंबर 1 में है 1/2 KDI² इनिशियल वैल्यूज होगी। इक्वेशन नंबर 2 में कौन सी कीमत हमारे पास खड़ी है? फाइनल 1/2 KD। अब इस इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि एनर्जी टोटली कंजर्व कर रही है, चाहे वो पोटेंशियल की फॉर्म के अंदर है, चाहे वो किसके अंदर फॉर्म के अंदर है? काइनेटिक। अब इसकी थोड़ी सी डायग्रामेटिकल स्केच हमें समझना है। M1 और M2 के दरमियान टोटल जो नॉर्मल लेंथ है वो L के बराबर है। जब स्प्रिंग को खींचते हैं तो M1 वाली बॉडी यहाँ चली जाती है, M2 वाली बॉडी यहाँ चली जाती है। तो फ्रॉम ओरिजिन M1 का फासला कितना होगा? X1, और फ्रॉम ओरिजिन M2 का फासला किस चीज़ के बराबर होगा? X2 के। इन 2 बॉडीज़ के दरमियान स्प्रिंग के सेंटर में एक पॉइंट आता है, इट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। इसको रिप्रेजेंट करते हैं CM से, और इसका ओरिजिन से फासला क्या बनता है? XCM। क्या बनता है? XCM। तो अब थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा कि M2 का फासला यहाँ तक क्या बनेगा? X2। M1 का क्या फासला बनेगा? X1। और मैस स्प्रिंग सिस्टम जो डेवलप होता है उसका जो सेंटर है इट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास पॉइंट। इस सेंटर पॉइंट से जो फासला उसे हम क्या कहते हैं? XCM। ये है इसकी लोकेशन के मुताबिक। अगर हम थोड़ा गौर करें तो ये जो X2 है इसमें 3 किस्म की लेंथ इन्वॉल्व होती हैं। कौन कौन सी? एक तो X1 होगी स्प्रिंग की वजह से, दूसरी कौन सी होगी? L, यानी नॉर्मल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग खींचने से पहले भी कुछ उसकी लेंथ होगी। एंड D इज़ द डिस्प्लेसमेंट, जो हमने उसको एक्सटेंड कर रखा है।
तो जब हम उसको एक्सटेंड करेंगे, फर्स्ट एक स्प्रिंग इनिशियल पोजीशन पे खड़ा है उसकी x1, फिर उसकी टोटल स्प्रिंग की लेंथ कितनी है l, फिर हमने खींच के उसको आगे लेके गया तो दैट इज कॉल्ड क्या होगा d। तो अब ये बनेगा x1 प्लस l प्लस d इज इक्वल टू क्या होगा x2। इट इज़ द फाइनल पोजीशन। ये जस्ट हम एनर्जी कंजर्वेशन क्या तक इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अब हम अगले असल टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है सेंटर ऑफ क्या है मैस। सेंटर ऑफ मैस होता क्या है, पहले तो हम ये क्लियर करना चाहिए। इट इज़ द पॉइंट वेयर द ऑल मैस ऑफ द सिस्टम इज कंसंट्रेटेड, यानी सिस्टम के अंदर 2-4 बॉडीज मौजूद हैं, उनका एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पूरी की पूरी मैस कंसंट्रेट करेगी, उस पॉइंट का नाम क्या होगा, सेंटर ऑफ मैस। एंड द टोटल अप्लाइड फोर्स एक्ट ऑन दैट पॉइंट, और जब भी हम फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स उसी सेंटर ऑफ मैस के ऊपर जाके अप्लाई होगी, पूरे सिस्टम के ऊपर जो अप्लाई होने वाली फोर्स है। इट मूव्स, वो पॉइंट जो मूव करेगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी VCM, यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मैस इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। बैरोनी फोर्स की अदम मौजूदगी में जब बॉडी जो है मूव कर रही होगी तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। कौन सा पॉइंट, उस सिस्टम का। तो सिस्टम अगर टेढ़ा बेढ़ा है जैसा भी है, उसके दरमियान में या किस साइड के ऊपर एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पूरे सिस्टम को मैस एक्ट कर रहा होगा, और जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स भी उसी पॉइंट पर लगेगी और मेजरमेंट भी हम उसी किसकी करेंगे, पॉइंट की। अगर कोई और बैरोनी फोर्स अमल नहीं करती तो उसकी जो सेंटर ऑफ मैस की वेलोसिटी होगी वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। अब आते हैं डायग्रामेटिकली वही डायग्राम। बेटा ये M1 है, ये कौन सी चीज़ है, M2 है। M1 की पोजीशन क्या थी, x1, M2 की पोजीशन क्या थी, x2। इन दोनों का सेंटर सिस्टम CM, इसको सेंटर ऑफ मैस कहते हैं, उसका फासला किसके बराबर है, XCM के। आप ऐसे समझ लें ये एक सिस्टम है, एक इधर बॉडी मौजूद है जिसको हम M2 कह रहे हैं, एक इधर बॉडी मौजूद से हम M1 कह रहे हैं, ये इसका सेंटर ऑफ मैस है। बेटा यहाँ जो बॉडी मौजूद है वो इसको यूँ रोटेट करना चाहती है, टार्क पैदा करना चाहती है, और ये बॉडी यूँ टार्क पैदा करना चाहती है। तो ये दोनों बॉडीज टार्क किस पॉइंट के गिर्द पैदा करना चाहती हैं, सेंटर ऑफ मैस के। यानी इसका मतलब ये है कि ये सेंटर ऑफ मैस या तो बॉडी यू रोटेट करेगी या बॉडी यू रोटेट करेगी, तो जो सेंटर ऑफ मैस का पॉइंट होगा इट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। देन ये टार्क डाउनवर्ड, ये टार्क भी क्या होगा, डाउनवर्ड। तो इसका टार्क इधर पैदा होगा, इसका टार्क इधर, और ये टार्क किसके गिर्द पैदा होगा, इस पॉइंट के गिर्द, जिसका नाम रखा गया सेंटर ऑफ मैस। जब टार्क हम मेजर करते हैं तो टार्क का फॉर्मूला था R क्रॉस F। हमें फोर्स चाहिए तो यकीनन इसकी जो फोर्स होगी इसके वेट के बराबर होगी M1 जी, इसकी फोर्स किसके बराबर होगी, M2 जी की। तो अब हमें क्या चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला और यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला। तो बेटे जब हम इन फासलों को निकालेंगे तो मैंने लिख दिया डिस्टेंस ऑफ द मैस M1 फ्रॉम सेंटर ऑफ मैस। सेंटर ऑफ मैस से M1 का कितना फासला होगा, तो टोटल फासला कितना है, XCM, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। इसमें से x1 माइनस करें तो बाकी ये फासला निकल आएगा। तो ये लिखता है XCM माइनस x1 इज द डिस्टेंस ऑफ द सॉरी M1। अब बेटा आते हैं M2 की तरफ। इसके डिस्टेंस ऑफ द M2 फ्रॉम सेंटर ऑफ मैस। अब ये देखो ये फासला टोटल किसके बराबर है, x2 के, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, XCM। तो XCM को x2 में से माइनस कर देंगे तो ये फासला यानी ये गैप निकल आएगा। तो ज़रा दोबारा समझेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक XCM था, उसमें से ये टुकड़ा माइनस किया तो ये हमारा गैप पहले वाला निकल आया। अब जब x2 की बारी थी तो वो टोटल लेंथ है, उसमें से XCM माइनस करेंगे तो ये टुकड़ा हमारे पास हासिल हो जाएगा। अब है टार्क 1 टार्क 2, जो किस बॉडी ने बैलेंस होना है, जाहिर बैलेंस होने के बाद R मल्टीपल F सिंपल समझाने के लिए लिखा है। R मीन फासला और F मीन फोर्स, फोर्स है M1G, R मीन XCM माइनस x1 ये वाला, और F का मतलब है M2G फोर्स, और R का मतलब क्या होगा, x2 माइनस क्या होगा, XCM। इन दोनों तरफ के ऊपर G को हम क्या कर देते हैं, कैंसिल। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करें M1 XCM M1 x1, इसको इससे मल्टीप्लाई करें M2 x2 माइनस M2 XCM। अब XCM की टर्म एक तरफ कर लें और दूसरी तरफ एक तरफ कर लें तो ये हो जाएगा M1 XCM, इसको उधर ले जाएंगे तो M2 XCM, उसको इधर लेंथ M1 x1 प्लस M2 क्या होगा, x2। इन दोनों में बेटा XCM कॉमन आ सकता है, तो XCM इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इज इक्वल टू M1 x1 प्लस M2 क्या होगा, x2। अगर ये वाला हिस्सा इधर डिवाइड कर दिया जाए तो XCM आ जाएगा। तो XCM इज इक्वल टू M1 x1 प्लस M2 x2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। बाज़ औक़ात ये जो बट्टे में M1 प्लस M2 है इसको कैपिटल M से भी लिखा जाता है, इसको टोटल मैस ऑफ सिस्टम भी कहा जाता है। तो ये है सेंटर ऑफ मैस ऑफ द टू सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ठीक हो गया। अब हमने इसकी क्या मालूम करनी है, वेलोसिटीज़, और क्या मालूम करनी है, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मैस के लिए आप इसी इक्वेशन नंबर 4 को डिफ्रेंशिएट करेंगे, जिसका मतलब है डेरिवेटिव ले लेंगे। हम क्या लिखेंगे, VCM इज इक्वल टू DXCM ओवर क्या होगा, DT, यानी ये हमने इसका डेरिवेटिव DXCM ओवर क्या होगा, DT, इससे क्या बनेगी, वेलोसिटी।
ये है जो m1 प्लस m2, इसको 1/m कैपिटल M बाहर लिख लिया। ये है m1 x1 m2 x2, तो क्या लिखेंगे m1 x1 की जगह क्या लिखेंगे dx1/dt प्लस m2 इसकी जगह क्या लिखेंगे dx/dt। वो बटे में जो लिखा हुआ m1 प्लस m2 वो कहाँ चला गया, वो कैपिटल M की शक्ल में ये नज़र आ रहा है। dx1/dt v1 है, dx2/dt v2 है, लिहाजा सिंपल ये निकल आएगी वेलोसिटी। इसी तरीके से बेटा आप एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो फिर इसी क्वेश्चन नंबर 5 का दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे, तो फिर हम लिखेंगे डिफरेंशिएट अगेंस्ट ACM यानी डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी dVcm/dt इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्सेलरेशन 1/m ऐसे रहेगा, m1 ऐसे रहेगा। अब आप इसका डेरिवेटिव क्या लिखेगा dV1/dt, इसका डेरिवेटिव तो dV2/this। इसको फिर सेम dV1/dt क्या होगा a1 सॉरी dV2/dt क्या होगा a2, यानी ये होगा एक्सेलरेशन 1, ये क्या होगा एक्सेलरेशन 2। दैट इज द इक्वेशन नंबर क्या होगा 6। अब इससे तक पहुंचने के बाद अब हमने यहाँ थोड़ी सी वजाहत कर लेनी है कि m1 a1 ये भी कोई फोर्स है न्यूटन लॉ के मुताबिक, m2 a2 ये भी फोर्स है, ये क्या है F1 m1 a1 इज इक्वल टू एक्ट ऑन द बेस m2 बाई द m1, यानी ये F1 वो फोर्स है जो बॉडी 1 लगा रही है बॉडी 2 के ऊपर, ठीक है। इसी तरीके से F2 m2 तो ये क्या है, ये वो फोर्स है जो बॉडी 1 पे लग रही है और लगा कौन रहा है 2 लगा रहा है, जिन जो नाम दिया गया उसी फोर्स से। तो F1 m1 की फोर्स है और F2 m2 की फोर्स होगी, सिंपली यू कह सकते हैं। और ये दोनों फोर्सेस F1 प्लस F2 ऐसे फॉर्म के अंदर हम लिख सकते हैं। इधर फोर्स, इधर भी क्या लिखेंगे फोर्स। न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक एक्शन रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, तो लिहाजा F1 इज इक्वल टू माइनस F2, जब दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा 0। जब रिजल्ट 0 पुट करेंगे तो ACM इज इक्वल टू क्या होगा 0। इट मीन इस फोर्स के ज़रिए असर सेंटर ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या होगा 0। जब किसी बॉडी का एक्सेलरेशन 0 हो जाता है वो बॉडी इक्विलिब्रियम के अंदर चली जाती है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास मोस्टली क्या है इक्विलिब्रियम के फॉर्म के अंदर है एट दैट पोजीशन, जो कि ये पोजीशन पाई जाती है। अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। इन F1 के अलावा अगर एक एक्सटर्नल फोर्स ऐड कर दी जाए और F2 के साथ भी एक एक्सटर्नल फोर्स ऐड कर दी जाए तो फिर भी नेट इफेक्ट ऑफ वैल्यूज यही रहती है, यानी इफ़ एक्सटर्नल फोर्स Fx1 ऑन द इट अमल करती है तो F एक्सटर्नल प्लस F1 इज इक्वल टू m1 a1। क्या मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स भी अप्लाई करेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स 1 प्लस F1 इज इक्वल टू m1 a1। सिमिलरली एक्सटर्नल फोर्स F2 प्लस F2 इज इक्वल टू m2 a2। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो अब हमें टोटल फोर्स मिलेगी विच इज़ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्टिंग ऑन द सिस्टम, सो दैट इज कॉल्ड F एक्सटर्नल 1 F एक्सटर्नल 2 F1 प्लस F2 इज इक्वल टू m1 f2, यानी इक्वेशन 7 और 8 को हमने ऐड कर दिया है। अब फिर वही बात कि ये जो F1 प्लस F2 है इसको 2 मिनट पहले हम कह चुके हैं 0, तो जब ये दोनों बराबर होंगे तो एक दूसरे का असर करेंगे 0 हो जाएगा। नतीजा ये निकलेगा कि F एक्सटर्नल प्लस F एक्सटर्नल इज इक्वल टू दिस। इसमें से बेटा अगर m1 प्लस m2 में से अगर एक को हम एक्सेलरेशन के तौर पे लेते हैं तो ये रिजल्ट आ सकता है। मसलन थोड़ा सा हम बैक पे जाते हैं, ज़रा देखते हैं इधर हमने कुछ टाइम पहले कुछ वैल्यूज़ को काउंट करके इस रिजल्ट्स की तरफ आए थे। ये थोड़ा सा देखेंगे ACM इज इक्वल टू 1/m ma1 प्लस ma2। अगर इस m को इधर मल्टीप्लाई करें तो MACM इज इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2। ठीक हो गया। अभी इसी वैल्यूज़ को मद्देनजर ये देख सकते हैं m1 a1 प्लस m2 a2 ये वाला इज इक्वल टू m को इधर मल्टीप्लाई करें तो MAC। इसलिए इसे अगर एक्सटर्नल फोर्सेस को ऐड करें तो हम क्या कह सकते हैं कि समेशन ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। इट इज कॉल्ड क्या होगा फाइनल रिजल्ट्स जो इसकी फोर्स के तौर पे शो किया जाएगा। इट मीन अगर बहुत सारी एक्सटर्नल फोर्सेस अमल करती हैं उनको ऐड कर दिया जाए तो वो किस के बराबर होंगी, वो प्रोडक्ट ऑफ द टोटल मास ऑफ द सिस्टम एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ क्या होगा मास। तो ये था आज का हमारा पहला टॉपिक, जिसके अंदर हमने सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स को सेंटर ऑफ मास के लिहाज से स्टडी किया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।